हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया था? चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहां पे किया गया था? तो यदि ऑप्शन को देखें, प्रयागराज, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई, तो ये कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय सेना ने इसके लिए चाणक्य रक्षा संवाद के नाम से एक टॉक सीरीज शुरू की है और ये कहां से शुरू की है? नई दिल्ली से शुरू की है। सेना इस कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रमुख थिंक टैंक और सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ मिलकर काम कर रही है। तो किसके साथ? एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसमें जो शामिल देश हैं, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया शामिल है, फ्रांस, जापान, अमेरिका और भारत शामिल है। तो ये भी याद रखिए। इसके अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। वर्तमान में अभी आर्मी चीफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और एयरफोर्स चीफ कौन है अभी वर्तमान में? तो एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी। तो इसको भी याद रखिए। आर्मी डे जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 की रिपोर्ट जारी की है? विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 की रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र। तो कौन इसको जारी करता है? तो इसको जारी करता है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में अभी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा अपना विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जारी किया गया है। और जो विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के प्रमुख बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं पर देख लेते हैं। वर्ष 2023 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी जो है, जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वो 80% से घटकर कितनी हो जाएगी? 73% होने का अनुमान है। विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है मौजूद 30% से बढ़कर 50% हो जाएगी। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। इसके अलावा वर्ष 2030 तक दुनिया भर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों की संख्या जो है वो लगभग 10 गुना अधिक बढ़ जाएंगी। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत में भारतीय उद्योग धंधों में 30% कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा और भारतीय सड़कों पर एक यात्री कार द्वारा चलाया गया प्रत्येक किलोमीटर में 25% कम कार्बन डाइऑक्साइड का वो भारत उत्सर्जन करेगा। तो इस तरह से 2030 तक के टारगेट रखे गए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में, 1974 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वो निम्न ऊर्जा नीतियों का पालन करती है, 3E का पालन करती हैं। वो कौन कौन सी ऊर्जा नीतियां हैं? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये 3E है, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया जा रहा है। अभी हाल में ही 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये कहां पे किया है, कहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को गोवा की राजधानी पणजी में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। यदि इसके कार्यकाल की बात करें, तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आयोजित किया जाना है। कहां पे? गोवा में आयोजित हो रहा है। इसका शुभंकर क्या है? मोगा है शुभंकर। आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा है। तो ये भी याद रखिए। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो 28 स्थलों में और 23 खेल स्पर्धाएं इसमें आयोजित हो रही हैं। इसके अलावा जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं वो कहां पे होने हैं? उत्तराखंड में 2024 में। इस फैक्ट को भी याद रखिए। ये 37वां है जो गोवा में आयोजित हो रहा है और 38वां कहां होना है? तो ये उत्तराखंड में 2024 में आयोजित होना है। राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1940 से हुई थी। तो ये भी याद रखिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं, किस संगठन ने क्लास 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉडल तैयार किए हैं? कौन सा ऐसा संगठन है जो क्लास 1 to 11 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के विषय में 10 विशेष मॉडल तैयार किए हैं? तो वो कौन सी संस्था है? यहां पे देखें ऑप्शन में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने, या शिक्षा मंत्रालय भारत ने। तो इसको किसने चंद्रयान 3 के बारे में मॉडल जारी किया है? ये किया है एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। डिटेल देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉडल विकसित किए हैं, और इस मॉडल का जो उद्देश्य है, ये विशेष मॉडल वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं सहित विभिन्न मिशनों पर व्यापक अवलोकन प्रदान करेंगे। और इसके अलावा यदि चंद्रयान मिशन की बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? ये डेट भी याद रखिए, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। इसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल क्या यूज किया गया था? तो PSLV एक्सेल C11 प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 द्वारा, और चंद्रयान 3 अभी हाल में ही 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? LMB-3M4 के द्वारा। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 35 वर्षीय डेनियल नोबो किस दक्षिण अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ये दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो ये कौन सा देश है? ये दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर है। कौन सा? इक्वाडोर। ये डेनियल नोबो हैं जो सबसे कम उम्र के दक्षिण अमेरिकी किसी भी देश के राष्ट्रपति बने हैं, युवा राष्ट्रपति बने हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 35 वर्ष के, इनकी उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। डेनियल नोबो जो 52.2% मत मिलने के बाद देश का नया राष्ट्रपति ने चुना गया है। तो इस तरह से इनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2021 से हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है। किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो वो कौन सा है? वो गांधीनगर गुजरात में है। उसको किसने इनॉग्रेशन किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। ये कहां पे? गांधीनगर गुजरात में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल में, कहां पे? गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड DAP का फुल फॉर्म क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट की शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया है। और ये जो नैनो लिक्विड DAP है, ये लगभग 50 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इफ्को की नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस का प्रयोग किया गया है। और इस फर्टिलाइजर की जो 500 ml की बोतल है, लगभग आधा लीटर की जो बोतल है, ये लगभग 45 किलो यूरिया के बराबर काम करेगी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी आधा लीटर की बोतल, 500 ml की बोतल जो है वो 45 किलो यूरिया के बराबर काम करेगी। तो इसको याद रखिए। और ये कहां पे? गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिर्देशक DG बनी है? कौन बनी है अभी? तो यहां पे डिटेल देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना की अफसर हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। ये साधना सक्सेना नायर हैं जो अभी हाल में ही यहां पे प्रिंट नहीं हुआ है। ये कौन है? साधना सक्सेना नायर हैं जो अभी हाल में ही भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिर्देशक बनी है। तो ये भारतीय वायुसेना की अफसर रही हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल DG बनी है। महत्वपूर्ण है, ये पहली महिला है। साधना सक्सेना नायर इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और ये इस नियुक्ति से पहले ये बेंगलोर स्थित भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रशिक्षण कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। तो ये भी याद रखिए। इससे पहले वो क्या थे? प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। और अभी इन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल DG बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं।
हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व का पुरस्कार, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी यहां पे हम देख लेते हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जिन्हें अभी हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, कौन सा अवार्ड है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा दिया गया है। और यदि ये मुख्य न्यायाधीश के विषय में बात करें तो ये कौन से नंबर के? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण है। भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। और मुख्य न्यायाधीश का जो प्रावधान है संविधान के, तो संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान मिलता है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले कौन भारतीय बने हैं? चूंकि भारतीय प्लेयर हैं तो महत्वपूर्ण है। ये वनडे मैचों में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले विश्व के पहले प्लेयर बने हैं। तो कौन है ये? शुभमन गिल हैं। ये शुभमन गिल हैं जो वनडे मैचों में 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले इन्होंने 38 पारियों में ये लक्ष्य को प्राप्त किया है 2000 रन बनाने का। इससे पहले हामिद अमला 40 पारियों में, उसके पहले जब्बीर अब्बास 45 पारियों में, और ये विभिन्न पारियों में बनाए थे। तो इन्होंने हामिद अमला के 40 पारियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38 पारियों में इन्होंने, अभी वर्ल्ड कप 2023 चल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने धर्मशाला में 2000 रन पूरे किए हैं। और कितनी पारियों में? 38 पारियों में, जो अभी तक का हाईएस्ट, कम पारियों में 2000 रन पूरा करने का है। कौन है? शुभमन गिल। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी चुनाव का सीजन चल रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है, नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है, वो किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो यहां पे देखें, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आमिर कपूर, राजकुमार राव। तो ये राजकुमार राव है। कौन है? राजकुमार राव, जिन्हें अभी हाल में ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन चुना है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार जो है अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला किया है। और ये नेशनल आइकॉन बनाया किस उद्देश्य से जाता है? तो नेशनल आइकॉन जो है ये लोगों में जागरूकता पैदा करके वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है नेशनल आइकॉन बनाने का, ये लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करते हैं एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, और इससे क्या होता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि भारत निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण आयोग है तो ये एक संवैधानिक आयोग है। संविधान में इसका वर्णन कहां मिलता है? तो आर्टिकल 324 से लेकर 329, ये आर्टिकल भी याद रखिए, आर्टिकल 324 से लेकर 329, और ये भाग 15 में है, जहां पे भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन का वर्णन मिलता है। आयोग का जो गठन किया गया था, गठन की डेट भी याद रखिए, 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950। अभी जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? श्री राजीव कुमार हैं, और ये 25वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं। फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। तो इन सारे तत्वों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया जा रहा है? अभी हाल में ही ये चल रहा है, सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यदि यहां पे ऑप्शन में देखें, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर, तो ये कहां पे? गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। ये सरस मेला की फोटो है, डिटेल देख लेते हैं इसकी। सरस आजीविका मेला 2023 जो है हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। कहां पे आयोजित किया जा रहा है? लेजर वैली ग्राउंड में। यह भी 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 11 नवंबर तक चलेगा। मेले में 28 राज्यों के स्वयं सहायता समूह के लगभग 800 महिलाएं जो हैं देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हस्तकरघा, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से बने विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। वहां पे प्रदर्शनी में अपने उत्पादों को डिस्प्ले करेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार किस सैन्य स्टेशन को दिया गया है? अभी हाल में सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। वो कौन से सैन्य स्टेशन को दिया गया है? यहां पर ऑप्शन में देखें, ऊधमपुर सैन्य स्टेशन,
देहरादून सैन्य स्टेशन, बीकानेर सैन्य स्टेशन, महू सैन्य स्टेशन। तो यहाँ पे ऊधमपुर सैन्य स्टेशन, ये ऊधमपुर सैन्य स्टेशन का फोटो है, जिसे सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ऊधमपुर सैन्य स्टेशन केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसे अभी सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार इसे दिया गया है। और यह पुरस्कार किसने दिया है, तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा इसको प्रदान किया गया है। और ये सेना कमांडरों का भी हाल में ही सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तो वहां पे आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो दूसरा पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का दूसरा पुरस्कार मिला है, वो देहरादून मिलिट्री स्टेशन को मिला है। किसको मिला है, देहरादून मिलिट्री स्टेशन। और बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखिए, बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को किस ट्रॉफी से, सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत के मध्य पहला संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। भारत और अन्य देशों के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास होते रहते हैं, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के मध्य ये पहला संयुक्त अभ्यास है। कौन सा पहला संयुक्त अभ्यास है और ये कहां पे आयोजित किया गया है, तो यहां पे ऑप्शन में देखें, हिंद महासागर, गिनी की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अंटार्कटिक महासागर। तो ये कहां पे, ये गिनी की खाड़ी कहां पे आयोजित किया जा रहा है, गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। भारत यूरोपीय संघ ने गिनी की खाड़ी में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, और यह अभ्यास जो है ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता के समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों के उद्देश्य से ये संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास किया गया है। इसके अलावा अभी बहुत सारे भारत अन्य देशों के साथ सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास करता है, तो वो कौन कौन से हैं, इसके महत्वपूर्ण देखते हैं। गरुण जो है भारत चीन के साथ हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य आयोजित किया जाता है। इंद्र भारत और रूस, सूर्य किरण भारत नेपाल, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन, और गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य युद्धाभ्यास करते हैं। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए, इनमें से भी महत्वपूर्ण है, इनको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी पैरा ओलंपिक हाल में ही संपन्न हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों में एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई हैं। महत्वपूर्ण है, ये पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं शीतल देवी, जो तीरंदाजी से संबंधित हैं, और इन्होंने अभी हाल में ही पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। एशियाई पैरा जो खेल अभी चल रहे हैं, इनकी डिटेल देख लेते हैं। ये भुजाहीन है, हाथ नहीं, इनके पैरों से ये तीरंदाजी करती हैं, और इन्होंने पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 स्वर्ण पदक इन्होंने एक ही सत्र में इन्होंने जीते हैं। इसके अलावा यदि हम एशियन पैरा गेम्स की बात करें, 2023 जो आयोजित हुआ है चीन में, इसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ भारत ने कुल 111 पदकों के साथ अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और 5वें स्थान पर रहा है। इससे पहले अभी ये एशियन पैरा गेम्स हैं, इससे पहले एशियन गेम्स हुए हैं, जो 19th एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें भारत ने 107 मेडल, इसमें कितना 111 मेडल और उसमें 107 मेडल लिए हैं। 28 स्वर्ण, 28 रजत और 41 कांस्य के साथ 107 पदक लिए हैं एशियन गेम्स में। और एशियन पैरा गेम्स में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ 111 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, चीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा व्यक्ति 15 नवंबर 2023 से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। 15 नवंबर 2023 से राष्ट्रव्यापी एक जागरूकता अभियान चलाया जाना है, उसका नाम क्या रखा गया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। वो कौन शुरू कर रहे हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 नवंबर 2023 को आयोजित किया जा रहा है। ये भीमा नायक की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी स्वाधीनता सेनानी, क्या नाम है इनका, बिरसा मुंडा, इनकी जयंती पर 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा, महत्वपूर्ण है, ये 15 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। एक फैक्ट इसमें भी याद रखिए,
जो बिरसा मुंडा जयंती है वो कब 15 नवंबर को मनाई जाती है। इनकी जयंती पर ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। उद्देश्य इसका क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत के प्रत्येक गांव, प्रत्येक स्थान पे जाकर सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में बताना। इसमें कहानियों, अनुभवों, नुक्कड़ नाटकों आदि के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके लाभों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को बनाना, जिससे विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से करंट अफेयर का सेशन आज यहीं समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।